आज मरीम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि इनकी सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो चुकी है। देखिए वो अब मसला ये है कि एक तो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिसंगेज है और वो नज़र भी आ रहा है कि मतलब वो मुकम्मल हुकूमत अपोजिशन अदालतें ही फैसले ज़्यादा कर रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो एक तरफ नज़र आ रही है। लेकिन बाजवा साहब के हवाले से गालिबन देखिए बाजवा साहब के हवाले से ये हुआ कि ये जो प्लान था मरीम नवाज साहबा का जो हमने सुना और डिस्कस भी किया वो ये था कि 4-5 लोगों को वो उनको यानी कंपेन स्टार्ट होगी तो उसमें बाजवा साहब होंगे, इमरान खान होंगे, साकिर निसार साहब होंगे और जनरल फैज होंगे। अब इसमें मुझे नहीं पता कि किसका कौन मुशीर है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आती कि इमरान खान साहब को बाज़ मशवरे कौन देता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब को बाज़ मशवरे कौन देता है, मरीम नवाज साहबा को। अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि बाजवा साहब को मशवरे कौन देता है कि आप इंटरव्यू दें। अब बाजवा साहब ने उसमें इंटरव्यू में ये कहा जिसकी बाद में एक तरदीद भी आ गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्योंकि मुल्क के लिए खतरा था इसलिए मैंने हटा दिया उनको। तो अब अगर उनको हटा दिया तो फिर वो इमरान खान कह रहे हैं कि ये तो मेरी बात ठीक साबित हो गई, रेजिम चेंज वाली। अच्छा, उधर उन्होंने ये तो काम करना था मरीम नवाज साहबा ने कि बाजवा साहब को कहना था कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को हटाया। वो बाजवा साहब ने कह दिया कि मैंने इमरान खान को हटाया या मेरी वजह से। तो वो उचक के उनका जो था यानी ये वाला बयानिया वो कभी इमरान खान लेके भाग जाते हैं, कभी वो बाजवा साहब लेके एक साइड पे वो बाजवा साहब लेके निकल गए। तो अब वो जो है वो एक अजीब सा मामला है यहाँ पे कि वो डबल जबड़ी हो गई ना। वो नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, अब इमरान खान ने मेरी गिरा दी। अब वो अजीब जो बाजवा साहब भी अगर वो ना बात करते तो शायद ज्यादा मुनासिब होता। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वजाहत जो है वो कहीं अजीब सा हो गया, जबरदस्त हो गई वजाहत। अब वो अजीब सा मामला। तो ये जो है ना, लेकिन इसमें जो असल बात है वो ये है कि ये तो सियासत चलेगी ना, अभी बयान होंगे ये अदम इस्तेकाम इसमें बढ़ रहा है। या तो इनको ये बैठेंगे साथ अब जो वो वाली उस कमेटी को फाल करें, एयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब। और अब मुझे नहीं पता साद रफीक साहब का जो बयान आए हैं हालिया दिनों में तो उनकी क्या पोजिशन है, लेकिन बस सीजन पॉलिटिक्स ऐसा इकबाल बैठ जाए, बाकी लोग बैठे ख्वाजा से बाकी लोग बैठ जाएं और वो बैठ के जो हैं वो इनकी तरफ से कमेटी बैठ जाए। ठीक है, शिबली फराज साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर हैं, शामिल, और वो बैठ के इलेक्शंस के ऊपर बाकी मामला के ऊपर बातचीत करें। वरना ये पूरा का पूरा सेटअप ये पूरा निजाम गिर जाएगा और गिरता हुआ नजर आ रहा होगा लोगों को, देखे ना। वरना फिर तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि माशी मसाइल अपनी जगह। वो आईएमएफ का डेलीगेशन 10 दिन या क्या करता रहा बैठ के। देखें वो वॉशिंगटन डीसी से आए हैं, सरीना होटल में स्टे सारा वो। तो अब बस बात यह है कि वो क्या बात थी, मतलब कौन से नुक्ते। यहां होना ये चाहिए कि डार साहब आए, एक मीडिया टॉक करें और उसमें यानी वो सियासी ना हो बल्कि उसमें जो इकोनॉमी कवर करते हैं, महताब हैदर हैं इंतहाई सीनियर, उसके बाद शहबाज राना है, खलीक यानी साहब हैं, बाकी जो लोग हैं उनको 8-10-15 लोगों को बिठाएं सामने और उसमें उनके सवालात के जवाब दें। और उसमें वो क्लियर करेंगे ना अगर पोजीशन क्या हमारे ऊपर ये बोझ है, मैंने ये स्टैंड लिया, हम लड़े आपके लिए, हमने कोशिश की उन्हें कायल करने की, वो कायल, तो लोगों के समझ में बात आ जाएगी। अब जो खबरें रात को चली ना, कामयाब हो गए, मुबारकबाद, ये वो सारा, वो मतलब उसके नतीजे में वो वहां बैठे होंगे और वो खबरें चलनी शुरू हो गई। तो वो मेरे ख्याल से वो तो उठ के एयरपोर्ट निकल गए आईएमएफ वाले। सुबह पता चला के वो सुबह मिल रहा है मुसव्वदा। तो ये मामला जो है ये किसी और तरफ ना निकल जाए, क्योंकि मुल्क की मईशत, इसीलिए इनको बैठ के अब क्या है इलेक्शन मुझे बताएं ना, इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, जो भी करना है उसको करें और उसके ऊपर वो आगे चले। सर, अदालत का जो फैसला आया है कि 90 दिनों के अंदर 90 दिनों में महीना तो गुजर गया है, फिर बाकी देखिए सब रियासत है ना, सबका इशू है ये सारा ये मुनासिब नहीं है जो कुछ हुआ है। और देखें खित्ते में मैं फिर कह रहा हूं कि हालात ऐसे हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इतनी डिस्टेबलाइजेशन हो एक मुल्क के अंदर। उन्होंने अमेरिकन ने फिर एक ऑब्जेक्ट गिरा दिया चाइना का, यानी चाइना का नाम नहीं लिया उन्होंने, एक अलास्का के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई शय है जो कि 40,000 फुट की बुलंदी पे थी और उसको उन्होंने गिराया और
F-35 तैयारे गए और उन्होंने उसी तरह से मिसाइल मारा है और उसको गिरा दिए अलास्का पे। अच्छा, इशू ये है कि अब वो यानी आप देखें ना, अच्छा ये इसमें मैं बताऊं आपको, जो जो जहाज उस दिन मैंने बात की थी ना कि जो हवाई जहाज होते हैं, एक बात करके मैं तो निकलता हूं, जो एरोप्लेन्स हैं, कमर्शियल एयर फ्लाइट्स हैं, PIA का जहाज हो, एमिरेट्स हो, कोई भी एयरलाइंस हो, तो वो अमूमन जो है वो 35,000 फुट की बुलंदी से लेके 37, 38, 40, 41 यहां तक, ठीक। इससे ऊपर वो नहीं जाते। ठीक है, और वो रहते हैं ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में इसके इसकी नीचे की साइड तक जहाज रहते हैं, यानी जो फजा की जो लेयर्स हैं उसमें ये सबसे नीचे, अगर थोड़ा सा बड़ा, हाँ ये यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं, यानी ट्रॉपोस्फेयर से ऊपर निकल जाते हैं। वो देखिए जहाज का जो टेल आपको नजर आ रही है उस पर, तो वहां रहते हैं। नीचे इसलिए नहीं आते कि नीचे, अच्छा बादलों से ऊपर होता है जहाज, ये ध्यान में रखें, जहाज जो है वो बादलों से ऊपर होता है। बादल जितने हैं ये ट्रॉपोस्फेयर में होते हैं, तो जहाज इससे ऊपर होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर भी वही जगह है जिसमें ओजोन लेयर भी होती है, जो तो ये इधर ही घूमते हैं जहाज। ठीक है, और सबसे ज्यादा यानी जो जहाज जा सकता है जहां तक, वो 60,000 फीट की बुलंदी है, जिस पे कॉन्कॉर्ड गया था। कॉन्कॉर्ड प्लेन जो अब बंद हो चुका है 2003 से, कॉन्कॉर्ड फ्लाइट्स होती हैं फ्रेंच, जबरदस्त किस्म के कॉन्कॉर्ड तैयारे होते थे, लेकिन वो 60,000 तक जाते थे, और वो इमरजेंसी की सूरत में ऐसे नीचे डाइव करने की उनके अंदर था कि एकदम से नीचे आ जाए। लेकिन जो जिस तरह हम कहते हैं ना, वो इतने नॉटिकल माइल्स तक मुल्क का समंदर होता है, तो इसी तरह से 60,000 फीट तक उस मुल्क की एयर स्पेस होती है। ठीक, एक मुल्क की जो एयर स्पेस है वो 60,000 फीट की तक है, बुलंदी। और 60,000 फीट से ऊपर, यानी ये इससे ये जो आप समझें कि 40,000 फुट, कुछ 41-42 तक भी चले जाते हैं, जैसे ये एयरबस हैं, और कुछ बोइंग के तैयारे हैं 787, और एयरबस है 380, तो ये कोई 41,000, 42,000 या 43 ऐसे थाउजेंड चले जाते हैं, लेकिन ये 50-60,000 तक नहीं जा सकते। उस बुलंदी तक सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं ऊपर, और वो नीचे यूजुअली नजर नहीं आ रहे होते रेडार। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वहां से एक ऑब्जेक्ट गिरा दिए उन्होंने और फर्दर ऊपर, और उसके नतीजे में कशीदगी बढ़ गई है। यहां पर टर्की के अंदर 27,000 या 30 मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, 30,000, 27,000, कोई 32,000 लाशें अभी तक मैयतें आ गई हैं, और 180 दिन के लिए अमेरिकन ने कहा है कि हम पाबंदियां हटा रहे हैं सीरिया के ऊपर से। सही। अच्छा, सीरिया के ऊपर 79 से पाबंदी है, जेन में रखें। ये अरब स्प्रिंग के दौरान 1979 से उन्होंने सीरिया पे पाबंदियां आयद की हुई हैं कि ये दहशतगर्द मुल्कों की मदद करता है शाम। ठीक, 1979 से अमेरिकन सैंक्शंस हैं। सही। फिर उसके बाद 2011 में और बढ़ गई, फिर वो सीजर एक्ट लग गया। सीजर एक्ट का मतलब है कि बशार उल असद और उनकी जो कैबिनेट है वो जंगी जराइम में मुलविस, तो लेकिन इसको रद्द कर दिया है। जो सीरिया की जो का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि हम इसको नहीं मान रहे, ये बिल्कुल गलत बात है, पाबंदी अपनी जगह मौजूद है।